हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीन साइंस स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान का जो प्राचीन भारत है की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस, जो जितना कंपटीशन एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। प्राचीन भारत इतिहास। ठीक है। चलिए हम लोग एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से जाने जाते थे? तो पाषाण युग के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। पाषाण युग में कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3। कौन कौन? पूरा, मध्य, नौ। ठीक है। देखते हैं पूरा पाषाण युग में मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार, फल। ठीक है। उस समय क्या खाते थे? शिकार और फल। पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग किए थे। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ था? तो पशुओं का हुआ था। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से 200 ईसा पूर्व। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाण शब्द का क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था। ठीक है। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिए का चक्र। किस युग में पहली बार माता देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किया था कब? तो नवपाषाण युग में। ठीक है। देखते हैं मानव के व्यवस्थित और स्थित जीवन अथवा अस्थायी निवास प्रारंभ किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। मनुष्य ने कपाल व ऊन काटने का कपड़ा बनाने का कला कब सीखा था? किस युग में? तो आपका नवपाषाण युग में सीखा था। तांबे की खोज कब हुआ था? तो मध्यपाषाण में हुआ था। ठीक है। तांबे की खोज कब हुआ था? मानव ने किस युग में किया था? तो मध्यपाषाण में किया था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसल की खेती की थी? गेहूं और जौ की थी। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। आदि मानव सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से हुआ है, मध्य प्रदेश में जो है। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा का सबसे पहले किया था। धातु में पूछ देगा तो। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणी कालीन बस्तियां का पता चला है? तो महाराष्ट्र में हुआ चला है। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचयन कहाँ पाया गया है? तो गुगेरिया, मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाणी शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रण हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा। ठीक है। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था तो सांड था। ठीक है। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का क्या निर्धारण की गई थी? तो आपको 23 से 50 1750 ईसा पूर्व।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसने उत्खनन में हुआ था? तो आपको 1920 से 21 में दया राम साहनी जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा में पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के नहर व कस्बे किस आकार के विख्यात खंडों में विभाजित है? तो आपका आयताकार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल है तो आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित है तो पुरा स्थल कौन सा है? तो आपको हो जाएगा सूतकांगेडोर पाकिस्तान में। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित? आपका हो जाएगा दास्यत। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आपको शहरी व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना। हड़प्पा पूरा स्थल से नक्शीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलती थी तो लोथल। किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकास होने का प्रमाण मिलता है? तो आपको धौलावीरा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों के किस सैद्धांतिक समृद्ध सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो आपका हो जाएगा शिल्पकारी। किन हड़प्पा पुरा स्थल के मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिला है? तो लोथल और चंद्रो। ठीक है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से गोदी डाक यार्ड का प्रमाण मिला? तो लोथल हो जाएगा। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो आपका हो जाएगा 10 ठीक है, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो आपका 10 हो जाएगा। हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो आपका 2:16 हो जाएगा। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खोज की थी? तो आपको कपास की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ था। किन हड़प्पा पुरा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों अवशेष मिले हैं? तो आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और रंगपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस हड़प्पा से जौ तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपको हो जाएगा बनावली। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, हड़प्पा पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृति में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो आपको मुहरें हो जाएगा। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांश किन की है? तो नारी की। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है? तो मुहरों से। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी होती है? भावचित्रात्मक होती है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई थी? तो आपको 1853 ईस्वी में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई थी? तो आपको 1923 ईस्वी में। सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता में किसका उपासक सर्वाधिक प्रचलित है? माता देवी की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस हड़प्पा पुरा स्थल में यज्ञ, हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो आपको हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगन से। ठीक है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव आदि रूप या पशु रूप के चित्रित किया गया? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो पीपल था। हड़प्पा किस पशु में सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो आपको कुंवर सांड। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की
पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई तो हड़प्पा से। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था तो आपको मात्य सत्यात्मक। भारतीय प्रौद्योगिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, देखते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई तो रोपड़ हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हड़प्पा सभ्यता में के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे तो गुजरात में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन है धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा तथा सिंधु का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता को किस युग को सभ्यता माना जाता है तो कांस्य युग। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा। ठीक है, देखते हैं किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हटाकर सभ्यता का नाम दिया था तो आपको सर जॉन मार्शल। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया कौन कौन तो आपका सही दो हो जाएगा। आपको दो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल कहते हैं। कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक माना जाता है तो आपका सही आंसर होगा 1500 1000 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं जिस काल में ऋग्वेद का अतिरिक्त अन्य तीनों वेद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है तो आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वैदिक काल भारत के निवासियों में क्या कहा जाता है तो आर्य कहा जाता है। आर्यों के मूल निवास से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था तो मध्य एशिया बैक्ट्रिया। आर्य के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया था तो आपको सही आंसर प्रो मैक्समूलर। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किसे मिलती है ऋग्वेद से। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है तो आपको सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्चतम वंश। आर्यों की भाषा क्या थी तो आपको संस्कृत थी। भारत आने वाला आर्य क्या कहलाए तो आपको इंडो आर्य कहलाए। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे तो पंजाब सैदव प्रदेश। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था तो कौन कौन तो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था तो आपको हो जाएगा व्यवसाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समय का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था तो आपको जन्म। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता है तो 1/16। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी वस्तु विनिमय। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी तो गुरुकुल में। वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे इंद्र थे। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता बने थे तो प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था तो यज्ञ था। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है सरस्वती को। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था वेंकटनाथ। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था तो आपको अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। वैदिक काल में सौर प्रदर्शक मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था आपको हो जाएगा वाजपेय यज्ञ।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी? 16। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो आपको हो जाएगा बृहद ग्रंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो आपको बृहद्रथ हो जाएगा। महाभारतकालीन राज संघ किसका पुत्र था? तो बृहद्रथ का। हर्षक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको 545 ईसा पूर्व। ठीक है। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी। बिंबिसार की पहली प्रधान पत्नी कौशल देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। आगे देखते बिंबिसार किस धर्म से अनुयायी था? तो बौद्ध का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बिंबिसार समकालीन राजवैद्य जिसे उसे महात्मा बुद्ध से सेवा में भेजा था जीवित हो जाएगा। ठीक है। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राज वैद्य जीवक को भेजा गया था वो अवंती शासक था आपका प्रदोत हो जाएगा। ठीक है। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? अजातशत्रु बैठा था। ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो आपका कुणिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन का हो जाएगा। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था? आपका सही आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है। अजातशत्रु पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन का हो जाएगा। उदय के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तर भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बना गया? अवंती का मगध विकल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदय का पुत्र जो उत्तराधिकारी बना तो आपका हो नागदशक। 412 ईसा पूर्व किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो आपका हो जाएगा नागदशक के मंत्री। ठीक है। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली में। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना था आपका कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो आपको जगह नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्मनम को। देखते हैं महापद्मनम द्वारा विजितीय प्रमुख राज्य कौन थे? तो आपको कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो आपको घनानंद हो जाएगा। घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो आपको सिकंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसे मौर्य वंश की स्थापना दी? तो आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य के विस्तृत की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इनका अंत हुआ? तो आपको हो जाएगा अंगकालिंग। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था तो शिशुनाग वंश हो जाएगा। ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा? तो सोन व गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम है? पाटलिपुत्र का है। राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो आपका हो जाएगा महापद्मनंद ने। बिंबिसार के राजवैद्य जैविक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तो तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो वह किसका पुत्र था? 356 ईसा पूर्व फिलिप्स द्वितीय ने। फिलिप्स द्वितीय कहाँ का शासक था? तो आपको मकदूनिया का था। फिलिप्स द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक अल्पायुष
में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना। 20 वर्ष। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर महान में भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? उस समय वहां का शासक कौन था? तो पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइडेस्पीर का युद्ध। हाइडेस्पीर का भारत का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा बिश तथा झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर दिया? तो सेलुकस। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ था? तो आपको सेलुकस निकेटस को। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा एरियन। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द इराकोसियस अर्थात आधुनिक कंधार की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने की थी। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसे लेखक कौन सा? तो आपको इंडिका मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का क्या नाम था? तो अब 345 ईसा पूर्व में और आपको मुर्रा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तक्षशिला में। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनका मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तो चाणक्य हो जाएगा। राजा बनने के लिए चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य से विरुद्ध था? तो असफल रहा था, मगध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? पंजाब और सिंधु यूनानी। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? घनानंद हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, सेलुकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो आपको मेगास्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो जैन धर्म। स्वर्णवेला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हो गई थी? 298 ईसा पूर्व के उपासक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको 298 ईसा पूर्व में। वायुपुरा में बिंदुसार क्या कहा गया है? तो आपको भद्रशाह वारिसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा PDF यहाँ पे धुंधला है। ठीक है, यूनानी ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार कौन सा उपाधि किया था? अमित्रघात हो जाएगा। अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको हो जाएगा शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो आपको सेन। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के साम्राज्य द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनियस। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के साम्राज्य एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो आपको डायमेकस। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीजों को मांगी थी? मीठी, मंदिर, सूखी अंजीर और दर्शकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार प्रारंभ के किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उन्हें किस धर्म का स्वीकार कर लिया था? बौद्ध, ब्राह्मण बौद्ध। बिंदुसार बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय। ठीक है, बिंदुसार उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उप राजा था? तो आपको हो जाएगा अवंती उज्जैन का। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आपका आंसर हो जाएगा देवा ना प्रिय देवताओं का प्रिय। ठीक है, पुराणों में अशोक का क्या कहा गया था? अशोक वर्धन। सिहेली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो आपको प्रियदर्शी। अशोक किन शिलालेखों में
उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है, तो आपको मार्क्स की वह गुजरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो आपको हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अशोक के समय जनसभा की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मणी लिपि। भारत इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो आपको 261 ईसा पूर्व 8 में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त मथुरा का। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? आपको बोध गया की। अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजन की गया? तीसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? भिक्षुओं के अनैतिक आचरण। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 232 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा बृहदर्थ। अशोक के शिलालेख को क्या कहा जाता है? तो राज्य देश शासक देश शासन देश। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? तो आपको 3 हो जाएगा, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी और कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई? थे 14 से 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभों की भाषा व लिपि है, तो आपको प्राकृतिक ब्राह्मणी हो जाएगा। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? 8वीं। अशोक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसने उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया तथा उसके युद्ध का वर्णन करने एकमात्र अभिलेख 13वां है? अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई, कब तथा किसके द्वारा हुई थी? तो आपको गिरनार 1822 ईस्वी से कर्टन टेराड। ठीक है, आगे देखते हैं। किस लघु शिलालेख ने अशोक अपने को मगध का राजा कहा? तो अबू शिलालेख। ठीक है, अशोक के गुहालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। अशोक ने गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ी में स्थित की? तो आपको बराबर गया गुफा। ठीक है, बिहार के जिले के बाहर पहाड़ी के स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है? तो सुदामा विश्व झोपड़ी कर चौपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर है? तो तक्षशिला हो जाएगा। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राजकीय कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है, किस पुस्तक विदेशी इतिहास में वही महत्वपूर्ण है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का? तो इंडिका हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत। ठीक है, भारत लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो आपको मेगास्थनीज का हो जाएगा। भारत का मेकी या वेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। उज्जैनिकी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? तो अशोक की रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अशोक ने अपना काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दफनाने के लिए किससे भेजा था? तो कुषाण को। अशोक एकमात्र अभिलेख है जो ब्राह्मणी खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है। ठीक है, आपको एरागुंडो लघु शिलालेख। ठीक है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो
शुभदांगरी था। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैन्य, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्ध की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंगों ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो आपका हो जाएगा विदेशिया, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, पुष्यमित्र में शासन काल में पहली बार किसने नेतृत्व में यूनानियों को आक्रमण किया था? तो आपको हो जाएगा डेमेट्रियस। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के औसतम वर्षों में कितने नेतृत्व में यूनानियों का द्वारा आक्रमण यहाँ हुआ था? तो आपको हो जाएगा मिनांडर उर्फ मिलिंदर। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो आपको पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग में की मृत्यु कब हुई थी? तो 148 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन था? तो अग्निमित्र हो जाएगा। शुंग वंश का 10वां अंतिम राजा कौन था जिससे उसके अमात्य वासुदेव को मार डाला? आपको देवभूति हो जाएगा। किसे कण्व के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? सिमुक। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो आपको वैदिक धर्म हो जाएगा। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्ध का श्रेणी किसे दिया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसने पाली के स्थान पर राज भाषा घोषित किया था? आपका संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र में कौन सा नगर था? विदेशीय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुष्यमित्र शुंग में अभिज्ञ मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की? तो मनु हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग में अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से प्रणीत की? तो आपका प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाग का टीका लिखा पतंजलि हो जाएगा। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति। कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हर्षचरित। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो आपको हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। सिंधुक व शिफ्ट नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता है? सिमुक हो जाएगा। सातवाहन वंश का पहला शासक किसे सातकर्णों की उपाधि धारण की? तो आपको हो जाएगा सेंसर सातकर्णी प्रथम। ठीक है, किस ग्रंथ में सातवाहनों में मल्लंच कहा गया है? तो महाभारत। ठीक है, किस स्तूप के द्वारा पर सातकर्ण प्रथम का नाम उल्लिखित है? तो आपको सांची स्तूप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया और पार्थिया पर किसका अधिप्रिय रहा था? आपको सेलूकस निकेटस का। ठीक है, किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी है? तो आपको हो जाएगा डेमीट्रियस। यूनानी प्रथम से भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो गंधार शैली। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले से अभिलेख किस भाषा में थे? तो आपको हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, जूनागढ़ प्राकृतिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में काव्य रूप से लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शक छत्रक व किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ गुजरात का पुनर्निर्माण करवाया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम सुविशाख। ठीक है, शकों के बाद भारत आने वाली जाति कौन थी? तो पल्लव। पल्लवों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पार्थियाई या पार्थियन।
पल्लव का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्के और शिलालेख। ठीक है, पल्लव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ईरान के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में पार्थिव साम्राज्य का अंत किस विदेशी आजादी के आक्रमण में हुआ? कुषाण हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुजुल कैंड फास्ट। ठीक है, कुजुल कैंड फाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अफगानिस्तान। सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो आपको बौद्ध धर्म। कुजुल कैंड फाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीम कैंड फाइसिस। ठीक है, भीम कैंड फाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपका हो जाएगा कनिष्ठ प्रथम। कनिष्ठ प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया? तो आपको 78 ईसा शक संवत। कनिष्ठ प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो आपको हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर। ठीक है, सम्राट कनिष्ठ प्रथम की प्रथम विजय थी। तो आपको कश्मीर हो जाएगा। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्ठ प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका महायान बुद्ध धर्म। कनिष्ठ को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अश्वघोष। ठीक है, कनिष्ठ प्रथम का राज कवि कौन था? तो अश्वघोष हो जाएगा। कनिष्ठ प्रथम के दरबार में रहने वाले महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आपको नागार्जुन। नागार्जुन ने अपनों किस पुस्तक में संक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो मध्य सूत्र में। ठीक है, सूत्रक में। कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्ठ प्रथम ने शासनकाल में कला एवं संस्कृत के दो महान केंद्र थे। तो आपको तक्षशिला व मथुरा। कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार कला और मथुरा कला। गांधार कला का केंद्र कहाँ था? आपको पेशावर। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण हो जाएगा बामियान की बुद्ध मूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट इसमें हो जाएगा आपको बामियान का पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कनिष्ठ के द्वारा निर्मित कनिष्ठ चैत्य कहाँ स्थित है? तो पेशावर में। ठीक है, बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित की रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हो जाएंगे। अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो आपको वासुमित्र हो जाएंगे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो आपको हो जाएगा महाभिभाष सूत्र को। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे किस द्वारा कहा गया जाता है? तो आपका सेंस चरक को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कुषाण में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपको वास्तुकला में। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो आपका हो जाएगा भीम कैडफाइरिस। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त कौन सी उपाधि धारण की? तो आपको महाराज हो जाएगा। ठीक है, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो आपको कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आपका हो जाएगा महाराजा धीराज। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? किस उपलक्ष्य में? तो आपको 319 से 320 ईस्वी में अपने राजरोहण की स्मृति में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो कुमारी देवी था। ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्ता देवी। ठीक है, किन लेख में समुद्रगुप्त के जीवन में विस्तृत विवरण था? प्रयाग प्रदर्शित हो जाएगा। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था जिसने
प्रयाग या इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख उत्कीर्ण किया तो आपको हरिसेन हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की तो विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय पहली राजधानी कहाँ थी तो आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम सेनापति कौन था तो आपको हो जाएगा अभ्रकारदर्श। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना तो कुमारगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण किया तो महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था तो आपका हो जाएगा सेंसर कार्तिकेय। कुमार प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में उसके व हुंडो मेल्चो के बीच हुआ युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है तो आपका सेंसर भिटारी स्तंभ अभिलेख, गाजीपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए, हंडो को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की तो आपको विक्रमादित्य हो जाएगा। स्कंदगुप्त किन मौर्यकालीन झीलों का पुनरुद्धार करवाया था तो आपको सुदर्शन झील का। समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी तो आपको 467 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना तो आपको हो जाएगा पुरुष गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी तो कोई राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है तो ग्राम होती है। चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था तो भूमि कर। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था तो आपको वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे तो विष्णु। गुप्त काल किसके प्रसिद्ध है तो कला एवं प्रस्थापित। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे तो आपको हो जाएगा आपको मथुरा हो जाएगा और सारनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है तो आपको अजंता हो जाएगा, बाघ की गुफा और मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए, शासक सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? स्वर्ण। गुप्त काल में मुद्राओं की अंकित मूर्ति का सम्राट कर दिया तो आपको हो जाएगा सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी तो आपको गरुड़ हो जाएगा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसे शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त लौह कला सर्वोत्तम उदाहरण है तो आपका हो जाएगा महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन है? पाटलिपुत्र व उज्जैनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन थे? तक्षशिला हो जाएगा, नालंदा। गुप्त काल किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो आपको कालिदास हो जाएगा। गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक 319 से 20 चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? मेघदूत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वियोग सिंग्रह अत्युष्ट रचना मेघदूत की रचना कौन है? कालिदास है। ठीक है। पंचतंत्र आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो आपको नारायण पंडित हो जाएगा। गुप्त काल कथा साहित्य पंचतंत्र किसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरी स्थान पर की जाती है के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। ठीक है। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचना कौन है? तो आपको हो जाएगा सेंसर चंद्रगोमीन। ठीक है। गुप्तकालीन का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति का आधार शिला रखा। आर्यभट्ट। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत प्रचलित कराया? तो आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। नवीनकरण तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो आपको धन्वंतरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस गुप्त शासक कविराज के उपनाम को भी जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को। कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक नियमों में 274 मुहर प्राप्त हुई? तो वैशाली बिहार में। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम सेनापति जो कि एक प्रकांड 100 विद्वान था, तो आपको हो जाएगा वीरसेन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के गुप्तकालीन में 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो नालंदा बिहार। ठीक है, नीति दशक श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन के कवि का रचना है? तो आपको भूर्तहरि। गुप्त वंश का अंतिम प्रणाली शासक कौन था? समुद्रगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त। पुष्यभूति का वर्णन वंश का स्थापना किसने तथा कहा था? तो आपका हो जाएगा पुष्यभूति थानेश्वर। हर्षवर्धन कब तथा किसके कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? आपको 606 ईस्वी से 16 वर्ष। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? तो आपको थानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज का संरक्षण बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक के पराजित हुआ और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? तो 647 ईस्वी में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हिंसांग था। हर्षवर्धन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? तो आपको 100 धर्म हो जाएगा। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ का प्रथम धर्मसभा आयोजित किया था? आपका हो जाएगा फरवरी 643 ईस्वी कन्नौज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री हिंसांग ने बौद्ध धर्म को अध्ययन कहाँ किया था? आपको नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, वातपी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जय सिंह हो जाएगा। ठीक है, वातपी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपको हो जाएगा वातापी। ठीक है, वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? तो आपको हो जाएगा कर्नाटक बीजापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जय सिंह के बाद वातपी ने चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो आपका सेंस होगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। वातपी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको हो जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, वातपी के किस चालुक्य शासक को दर्शी शाणेश्वर कहा गया? तो आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातपी के चाणक्य शासकों के शासनकाल में की थी? तो आपको विष्णुवर्धन 615 ईसा से आपको पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वेगी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपको हो जाएगा वेगी लॉज अंधे। वेगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? बिंदुवर्धन प्रथम। ठीक है, उत्तरकालीन पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जिसके समय में पल्लव इतिहास का नया अध्ययन आरंभ हुआ था। आपको सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव शासक सिंह विष्णु धर्म किस का अनुयायी था? तो आपको सब वैष्णव हो जाएगा। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव हो जाएगा। सौर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो आपका हो जाएगा
नंदीवर्धन द्वितीय ने, ठीक है। पल्लवों के मुख्य रूप से किस भाषा में साहित्य को प्रोत्साहित दिया था? संस्कृत। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्र। 4 हो जाएंगे। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स मानिकखेत, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा किसे परास्त कर दी थी? तो आपको सही आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है, वातापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों का धार्मिक विष्णु का प्रतीक है? तो एलोरा गुफा मंदिर, ठीक है। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? तो आपको हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू वैद्य जैन धर्म, ठीक है। एलोरा के कुल 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण था। आपको जो दशावतार मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका हो जाएगा दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका शासन काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्तव माना जाता है, वह हो जाएगा आपको गोविंद द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको कर्क द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासकों तर्क दृष्टि को अपदस्थ्य का कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की? तो तैलीय द्वितीय हो जाएगा। कल्याण या कल्याणकारी वर्तमान कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा बीदर, कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो आपको विक्रमादित्य हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट विक्रमा का देव चरित्र विक्रमादित्य पृष्ठ के जीवन चरित्र की रचना कौन है? तो बिल्लाड़ हो जाएंगे। किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर पिताक्षरा जो कि एक हिंदू परिवार संहिता के नाम से टीका लिखी थी? तो आपको विज्ञानेश्वर हो जाएगा। बिल्लाड़ एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य, ठीक है। आगे देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ था। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको हो जाएगा नरकेसरी। विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना? तो आपको आदित्य प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, राजेंद्र प्रथम किसका शासक था? तो आपको शिव का, ठीक है। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो धीराज प्रथम, ठीक है। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो आपका सेंसर राजा धीराज प्रथम, ठीक है। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासकों ने करवाया था? तो आपको तंजावुर, तमिलनाडु, द्रविड़, विजयालय, ठीक है। किस राजवंश के शासनकाल में धर्मीय स्थापना कला अपने विकास चरमोत्कर्ष तक पहुंची? चोल हो जाएगा। चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपको विशाल शिखर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार से होते हैं? तो आपको पिरामिड। तंजौर के राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासकों ने करवाया था? तो आपको हो जाएगा राजा राम प्रथम, ठीक है। किस मंदिर के विमान गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिल मीनार को भारत वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो तंजौर का, ठीक है। राजेश्वर मंदिर, ठीक है। कावेरी नदी तट पर स्थित गंगकोंडचोलम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासकों ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध काशी की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर स्थित? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासकों ने करवाया था? आपको चिदम्बरम मंदिर, तमिलनाडु हो जाएगा। आपको प्रांत प्रथम ने, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजवंशों के उदय हुआ उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था? तो आपको हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? तो आपको मिहिर भोज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि धारण की? तो आपको मिहिर भोज हो जाएगा। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन का हो जाएगा? वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। पाल शासन काल में शासकों
के 2 प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर व पाटलिपुत्र, ठीक है। पाल नरेश किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको बौद्ध हो जाएगा। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी? आपका धर्मपाल देवपाल हो जाएगा। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने का श्रेय गाया? तो आपको धर्मपाल हो जाएगा। पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? धर्मपाल को माना जाता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? देवपाल को। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर में कहलगांव के निकट विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किस त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? तो आप कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। कालिंग व मेघावाहन चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महामेघवाहन की, ठीक है। कलिंग के चौदी वंश का महान एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो खारवेल हो जाएगा। खारवेल के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत क्या है? तो हाथी गुफा का शिलालेख, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज सरोवर को, ठीक है। पृथ्वीराज सरोवर की रचयिता चंद्रदाई किस शासक का राज कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। ताइवान का प्रथम युद्ध किसे पृथ्वीराज चौहान को जीत थी? कब तथा किसके साथ हुई थी? तो आपको आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी किस युद्ध के बारे में उत्तर भारत में पहली बार मुस्लिम राज स्थापित हुआ? ताइवान का द्वितीय युद्ध, ठीक है। 1192 के ताइवान के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथ में पराजित हुआ? तो आप मोहम्मद गौरी। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख में जिसे कुरु प्रदान के लिए संजावत का गुर्जर के लिए अग्नि का सम्मान कहा जाता है? तो यशोवर्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। चंदेल शासकों की सैनिक की राजधानी कहा था? कलिंजर। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? धनदेव। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन हो जाएगा। किस सेन शासकों ने अपना नाम एक संवत्सर चलाया था? तो आपको लक्ष्मण सेन हो जाएगा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो लक्ष्मण सेन को। आगे देखते हैं। श्रृंगार रस प्रधान का गोविंद की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयदेव, ठीक है। आर्य सप्तती की रचना किसने की थी? गोवर्धन ने, ठीक है। जगदेव धोती गोदवर्धन हो जाएगा। अल्लाल युद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन, ठीक है। आर्य पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको जगह बिमल शाह ने, ठीक है। किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापित की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह सिद्धार्थ, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सोलंकी वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक कौन था? तो जय सिंह हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपको कौन द्वितीय हो जाएगा। कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह हो जाएगा। उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह प्रथम ने। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन, ठीक है। कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संस्थापक था, संरक्षक था? तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह द्वितीय, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र में स्थानांतरित की थी? तो आपको विष्णुवर्धन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? तो महाराणा प्रताप हो जाएंगे। महाराणा प्रताप किस 10वीं ईस्वी में तथा कहाँ हुआ युद्ध में पराजित हुए? तो आपको 1776 में हल्दी का घाटी, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल साम्राज्य अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? तो आपको हो जाएगा मानसिंह, ठीक है।
मेवाड़ के सिसोदी वंशी किस राजा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो आपका हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? यूनानियों ने। ठीक है। बाल विवाह प्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। पंचायती राज व्यवस्था जन्मदाता किसे माना जाता है? द्रविड़ों को। शून्य के सिद्धांत पर प्रतिपादन किस बौद्ध को दार्शनिक किया था? तो आपको नागार्जुन हो जाएगा। भागवत धर्म का प्रारंभ से माना जाता है? तो महाभारत के उपव्याख्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, भागवत धर्म का प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिले? गीता में। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो आपको वासुदेव। ब्राह्मण धर्म का जटिल कर्मकांड का यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म हो जाएगा भागवत धर्म। ठीक है। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म किसे प्रधान दी गई है? तो आपको भक्ति भाव समर्पण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्रीमद् भागवत किस स्कंद शाखा का विशेष महत्वपूर्ण जिसमें कृष्णावतार का दर्शन है? तो आपको 10 हो जाएगा। ठीक है। भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ? तो आपको 6वीं। ठीक है। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से। ठीक है। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24 है। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है शैव। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको सिंधु घाटी से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? तो आपको हो जाएगा पशुपत। ठीक है। पशुपत समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको हो जाएगा लघुलिश। ठीक है, आगे देखते हैं। लघुलिश रचयिता ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा पंचाध्यायी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लघुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अब मेवाड़ हो जाएगा, राजस्थान में। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? भागवत पुराण में। वैदिक धर्म ग्रंथ के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद के संकलता कौन है? तो वेद व्यास है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, आगे और देखते हैं। वेद कितने हैं? तो आपको 4 हैं। ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? तो आपका सेंस 10 हो जाएगा। और आपको ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। ऋग्वेद की रचना श्लोक मंत्रों के कुल कितनी है? तो आपको 10,580। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद किस मंडल में? तो 9वें मंडल में है। ऋग्वेद 7वां मंडल किस देवता को समर्पित करता है? वरुण को। ठीक है। वह आर्यों का वेदों से क्या कहा गया? तो अपरूप्य। आगे देखते हैं, सामवेद में कुल कितने मंत्र रचे हैं? तो आपको 1875 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, सामवेद के अधिकांश मंत्र में 75 अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यज्ञ विधि का। ठीक है। यजुर्वेद 2 मुख्य भाग कौन है? तो आपको शुक्ल कृष्ण यजु। अर्थवेद क्रमशः कितने मंडल के सूक्त हैं? तो आपको हो जाएगा 30। ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 5987 हो जाएगा। अर्थवेद में सर्वाधिक उल्लेख विषय क्या है? तो आपको आयु विज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? तो आपको गद व पद हो जाएगा। उपनिषदों का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ब्रह्मा विद्या विधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाती है? तो आपको पुराण कहलाती है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 हो जाएगी। ठीक है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष उग्रश्रवा को माना जाता है। सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण कौन? मत्स्य पुराण हो जाएंगे। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति कौन है? तो आपको मनुस्मृति हो जाएगा। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है
रामायण और महाभारत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए, महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? तो आपको हो जाएगा आंसर व्यास, संस्कृत। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद हो जाएगा। संपूर्ण विश्व कप की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद से है। कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ जिसमें यज्ञ संबंधित विधि विधानों का वर्णन है? तो आपको यजुर्वेद हो जाएगा। भारत का संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कौन सा वेद गद पद दोनों से लिया गया? तो यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद वस्तु तुल्य औषधि प्रयोग रोग निवारण जंतर मंतर जादू टोना वशीकरण प्रेम राजकर्म मर्त्य भूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो आपको अथर्ववेद हो जाएगा। किस वेद के सभा में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया? तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक तथा तीर्थकर कौन है? तो आपको ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए? तो आपको 24 हो जाएंगे। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सेंस हो जाए अयोध्या में होता है। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का प्रथम चिन्ह क्या था? सांड था। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? तो आपको पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है। पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश पुत्र थे? तो आपको अश्वसेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो आपको हो जाएगा आंसर वामा था। ठीक है, चलिए वो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्षनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? आपको वामा व प्रभावती बनी थी। ठीक है, वाह। वर्षनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया था? आपको निग्रंथ। पार्श्वनाथ के विष्णु संघ की अध्यक्षता कौन थी? तो आपको सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुष्प चूला हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? कौन है? तो आप हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व असत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको सर्प हो जाएगा। ठीक है, महावीर का जन्म किसने ईसा पूर्व में कहा हुआ था? तो आपको 440 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर के माता जी का क्या नाम था? तो उनका नाम था आपको त्रिशला था। महावीर की माता जी त्रिशला किस लक्ष्मण की राजा की बहन थी? आपको चेतक की। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के थे। ठीक है, महावीर के पिता किस कुल के थे? तो आपको हो जाएगा ज्ञात्य का कुल के थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? आपको अणुंजना प्रियदर्शनी था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किसने आज्ञा लेखक सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था? तो अब 30 वर्ष। ठीक है, नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई। आप महावीर को कौवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपको ऋजुपालिका नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? आपको हो जाएगा अर्धमागधी हो जाएगा। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? आपको जमानली हो जाएगा। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? तो चंपा हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? तो आप 468 से 72 वर्ष पावा में। ठीक है, प्रथम जैन संगति सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? तो आपको 322 में पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम जैन संगति किसे नेतृत्व में हुई थी? तो आपको स्थूलब्ध हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति कब तथा कहाँ हुई थी? तो आपको हो जाएगा 512 ईसा पूर्व पल्लवी। ठीक है, द्वितीय जैन संगति नेतृत्व किसने किया था? तो आपको हो जाएगा देवाधिगणी। द्वितीय तीर्थ आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका हाथी हो जाएगा। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख हो जाएगा। किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म के स्त्रियों में प्रवेश किया था? पार्श्वनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? महावीर को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपको 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो आपको सुदोधन हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पिता किस किस गण के मुखिया? तो आपको शक हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध के माया देवी किस वंश की थी? आपको हो जाएगा कुली। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उसकी माता माता माया देवी की मृत्यु 7वें दिन बाद हो गया था? ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा कितने किसके साथ हुआ? तो आपको 16 वर्ष से यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध का यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो आपको राहुल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, सिद्धार्थ के गृह त्याग के बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो आपको महाभी निष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? तो अलार्म कलाम हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम किस विषय के शिष्य ग्रहण की? तो आपको संख्य दर्शन हो जाएगा। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार्म कलाम थे। ठीक है, राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए थे? तो दरुवेला में। ठीक है, ओरुबेला के किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की समाधि पर बैठकर? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है? तो आपको हो जाएगा पीपल निरंजना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाने लगा? जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? आपको बुद्ध गया कहलाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप सारनाथ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ठीक है, आगे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों के किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र वर्तन। सारनाथ में गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो आपको हो जाएगा काशी में। ठीक है, रूबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ किस तत्कालीन यहाँ पे क्या है, थोड़ा पीडीएफ मिटा हुआ कि उस शिष्य का ग्रहण किया? तो राजगीर बिंबिसार। ठीक है, राजगीर के शासक बिंबिसार गौतम बुद्ध को कौन सा वरदान में दिए थे? तो आपको वेलु वन। ठीक है, अगर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावती में दिए थे। ठीक है, बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? आपको हो जाएगा प्रसेनजीत व उदयन। ठीक है, बौद्ध धर्म संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब कहाँ कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो आपको 483 ईसा पूर्व को सिनारा 80 वर्ष में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बौद्ध धर्म किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको हो जाएगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो आपको बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति बिहार नालंदा जिला के राजगृह के किस स्थान पर हुई थी? आपको हो जाएगा सप्तवर्णीय गुहा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अश्वघोष। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित किया गया था? चतुर्थ हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो आपको पाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्म पद हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो त्रिपिटक साहित्य से हुई है। संसार दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचनाएं किस भाषा में की गई थी? तो आपको पाली भाषा हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन समाप्त हुआ इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा फ्रेंड्स ये था प्राचीन भारत। फ्रेंड्स, इसमें सब क्वेश्चन था। ठीक है, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग को मध्यकालीन भारत कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्रेंड्स।
तो वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।